हेलो बच्चों, देखो आज हम चैप्टर 15 के लिए वीडियो नंबर 7 लेकर के आए हैं। और इस वीडियो के अंदर हम एक तो सुनामी के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही इस वीडियो के अंदर अपन सृजनात्मक और विनाशक जो प्राकृतिक बल है उसके बारे में भी अपन इसी वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो देखो सुनामी के बारे में अपने को कौन कौन से पॉइंट ध्यान में रखने हैं। तो पहली चीज देखो, सुनामी के कारण समुद्र में उच्च ऊर्जा वाली लहरें उठती है और ये लहरें तटीय क्षेत्रों में भारी नुकसान पहुंचाती है। उच्च ऊर्जा वाली क्या उठती है? लहरें उठती है। तो देखो इसमें क्या होता है कि जो समुद्र है उसमें जो पानी होता है वो बहुत ज्यादा ऊर्जा के साथ में ऊपर की ओर उछलता है, ठीक है। तो उनमें ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है तो बहुत तेज़ी से वो ऊपर की ओर उछलता है और किनारे की ओर आता है। तो जो तटीय क्षेत्रों के आसपास जो लोग रहते हैं उनके जो घर है उनके ऊपर भी वो पानी बहुत तेज बल के साथ में जाकर के गिरता है, तो बहुत ज़्यादा नुकसान उनसे हो जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़ देखो भाई, सुनामी शब्द का यदि अपन अर्थ देखें तो सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। परीक्षा में प्रश्न आ जाए भाई सुनामी कौन सी भाषा का शब्द है, तो हम बताएंगे भाई सुनामी जापानी भाषा का शब्द। देखो ध्यान देना इस बार, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर इस बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हमें मिलने वाले हैं, बहुचयनात्मक प्रश्न भी हमें मिलने वाले हैं। ऑप्शनल क्वेश्चन जिसे अपन बोलते हैं, जिसमें ए ब स वाला रहता है और कोई एक चार में से कोई एक टिक करके आना होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी अब की बार अपने बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से अपने को तैयारी करते हुए चलना है। तो यहाँ पर प्रश्न आ सकता है कि सुनामी कौन सी भाषा का शब्द है, तो हमें याद रखना है भाई ये कौन सी भाषा का शब्द है? जापानी भाषा का शब्द है। और इसका अर्थ क्या होता है? भूकंपीय सागरीय लहरें, यानी कि भूकंप के कारण सागर में उत्पन्न होने वाली लहरें। जब समंदर के अंदर भूकंप आता है तो उसका पानी क्या होता है? ऊपर की ओर उछलता है बहुत तेज गति से। तो भूकंपीय सागरीय लहरें यानी कि भूकंप के कारण सागर के अंदर उठने वाली लहरें, ये इसका क्या होता है? शाब्दिक अर्थ निकलता है। तो देखो सुनामी आने का कारण क्या माना जाता है, तो सीधी सी बात है कि सुनामी उत्पन्न होने का प्रमुख कारण है सागर तल में आया 7 इकाई से अधिक का भूकंप। देखो हमने पिछले वीडियो के अंदर भूकंप के बारे में पढ़ा था, उसके अंदर अपन ने पढ़ा था भाई भूकंप की जो तीव्रता होती है उसको रिएक्टर स्केल के ऊपर मापा जाता है, जिसके अंदर 1 से लेकर के 9 तक के मान थे, है ना। तो रिएक्टर स्केल के ऊपर 7 इकाई से अधिक का यदि भूकंप आता है समुद्र के अंदर, तो वो पानी जब बहुत ऊपर की ओर उछलता है तो उसी के कारण क्या होता है? सुनामी आती है। तो सुनामी के उत्पन्न होने का जो प्रमुख कारण है वो क्या माना जाता है? सागर तल में आया 7 इकाई से अधिक का भूकंप, ठीक। अब देखो उत्पत्ति केंद्र से सुनामी 2 दिशाओं में चलती, मतलब जहां से ये भूकंप उत्पन्न हुआ है समुद्र में वहां से 2 दिशाओं में चलता है। एक तो गहरे समुद्र की ओर, तो गहरे समुद्र की ओर भी इसकी तरंगे जाएगी, लेकिन गहरे समुद्र से हमें कोई नुकसान नहीं होता है। दूसरे चलती है किनारों की ओर, तो ये किनारों की ओर जो सुनामी चलती है वो ही हमें नुकसान पहुंचाती। तो देखो किनारों की ओर चलने वाली सुनामी विनाश लाती है। तो होता क्या है, जब किनारों की ओर ये सुनामी चलती है तो इसकी लहरें किनारों पर जो तटीय क्षेत्र है, समुद्र के आसपास की जो क्षेत्र है जहां पर लोग बसे हुए वहां पर जाकर के टकराती है। तो पानी तो आता ही है, लेकिन पानी के साथ साथ मलबा भी आता है। समुद्र का जो मलबा है वो भी उस पानी के साथ में आता है। उस मलबे के अंदर छोटे छोटे पत्थर हो सकते हैं, कीचड़ हो सकते हैं, और भी पदार्थ उसमें हो सकते हैं। तो जो तटीय क्षेत्र है उसके अंदर तक वो लहरें जाकर के मार करती, वहां के आसपास के जो घर है या जो लोग रहते हैं, जो पशु संसाधन है, उनके ऊपर जाकर के वो मार करती है और उनसे हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो आगे देखो, सुनामी के साथ बहकर आने वाला मलबा तट के बहुत अंदर तक मार करता है, मतलब जो तटीय क्षेत्र है उसके अंदर तक मार करता है तथा भवनों, मानव और जानवरों को भारी नुकसान ये पहुंचाता है, ठीक है। तो देखो पुराने समय में तो क्या था कि हमें सुनामी आने का ठीक प्रकार से ज्ञान नहीं होता था, लेकिन आजकल जो अच्छे यंत्र है उनकी सहायता से हमें सुनामी आने का पहले ही आभास हो जाता है, पहले हमें ज्ञात हो जाता है भाई सुनामी आने वाली है।
तो इसलिए अपन क्या करते हैं, समुद्र के आसपास बसे हुए जो लोग हैं उनको पहले ही सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देते हैं, उनके जो पशु संसाधन है उनको पहले ही दूसरे स्थान पर पहुंचा देते हैं। जो चल करके जाने वाली संपत्ति होती है जिसे अपन चल संपत्ति बोलते हैं उसको पहले ही सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देते हैं, लेकिन जो अचल संपत्ति है उसको तो इसमें नुकसान होता है। जैसे मान लीजिए कोई समुद्र तट के आसपास का मकान है, अब उसको तो उठा करके हम ले जा नहीं सकते हैं, तो उसका तो सुनामी में नुकसान होगा। लेकिन जैसे गाय है, भैंस है, खुद मनुष्य है या उसका कोई 4 व्हीलर वाहन है, उसको हम दूसरे स्थान पर ले जा करके उसको नुकसान होने से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो हमें सुनामी के बारे में ये बातें, तो ये पॉइंट जो है ये तो हमें याद रखने हैं। ठीक है, देखो क्या क्या बातें याद रखनी है अपने को सुनामी में। सुनामी के कारण समुद्र में उच्च ऊर्जा वाली लहरें उठती है, पानी की लहरें होती है ये लहरें तटीय क्षेत्रों में भारी नुकसान पहुंचाती है। तो ये लहरें समुद्र के तट पर जाकर के टकराती है और वहां पर भारी नुकसान पहुंचाती है। दूसरी बात, सुनामी जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, भूकंपीय सागरीय लहर। कारण क्या है इसका, तो सुनामी के उत्पन्न होने का प्रमुख कारण है सागर तल में आया 7 इकाई से अधिक का भूकंप। अब जब ये भूकंप आता है तो उत्पत्ति केंद्र से सुनामी 2 दिशाओं में चलती है, एक तो गहरे समुद्र की ओर, दूसरी किनारे की ओर। तो किनारे की ओर चलने वाली सुनामी ही क्या होती है, विनाश लाती है। तो सुनामी के साथ बहकर आने वाला मलबा तट के बहुत अंदर तक मार करते तथा भवनों, मानव और जानवरों को क्या करता है, ये भारी नुकसान पहुंचाता है। तो वर्तमान में नए साधन और यंत्रों द्वारा सुनामी आने का बहुत पहले ही पता चल जाता है, जिससे अपन क्या करते हैं, जितनी भी चल संपत्ति है, जो चल करके जा सकने वाली संपत्ति है, जो वहां पर लोग निवास करते हैं, जो पशु संसाधन है, उसको पहले ही सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देते हैं। लेकिन अचल संपत्ति का फिर भी नुकसान होता है। अब भारत के लोगों को इस सुनामी के बारे में कितनी जानकारी थी पहले, इसके बारे में एक खोज हुई है। देखो, भारत के राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, भारत के राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान है, इसने गुजरात के धोलावीरा के अंदर एक बंदरगाह खोजा है, डूबा हुआ बंदरगाह खोजा है। ठीक है, तो इस बंदरगाह के लिए ऐसा कहा जाता है वो ये हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा बंदरगाह शहर था। क्या कहा जाता है इस बंदरगाह के लिए, कि यह हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा बंदरगाह शहर था, जो लगभग 500 वर्ष पहले सुनामी जैसे किसी भयानक तूफान के अंदर जो मिट्टी है, मृदा है, उसके अंदर दब गया था, ऐसा माना जाता है। ठीक है, लेकिन जब इसको खोज करके निकाला गया तो इस बंदरगाह के चारों ओर क्या पाई गई, लगभग 14 से 18 मीटर चौड़ी दीवार पाई गई। कितनी, 14 से 18 मीटर चौड़ी दीवार पाई गई। तो ये दीवार लोगों ने इसलिए बनाई होगी कि जब सुनामी जैसी कोई चीज आए तो वो इस दीवार से टकरा करके उसका जो मलबा है वो वहीं रुक जाए, अंदर नुकसान नहीं पहुंचा पाए। आपको याद हो तो बंदरगाह वो स्थान है जहां पर समुद्र के जो जहाज होते हैं उसमें माल चढ़ाया जाता है या वहां से माल उतारा जाता है। जैसे बस के रुकने का स्थान होता है उसको बस स्टैंड बोला जाता है, हवाई जहाज का उतरने का जो स्थान होता है उसको हवाई अड्डा या एयरपोर्ट बोलते हैं। ठीक इसी प्रकार जो पानी के जहाज होते हैं जहां पर आकर के रुकते हैं वो उस स्थान को अपन बोलते हैं बंदरगाह है। तो बंदरगाह आपको पता है समुद्र के किसी किनारे ही रहा होगा, लेकिन उस बंदरगाह के चारों ओर क्या थी, दीवार थी लगभग 14 से 18 मीटर चौड़ी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई सुनामी आए तो उस दीवार से टकरा करके वो मलबा वहीं रुक जाए, बाहर जो समुद्र का बंदरगाह के अंदर का जो क्षेत्र वहां पर आकर के वो नुकसान नहीं पहुंचा पाए। लेकिन फिर भी सुनामी इतना भयंकर आया होगा कि वो उस दीवार को भी फांद करके ये जो बंदरगाह है इसको मृदा के अंदर डुबा दिया होगा। क्योंकि जब सुनामी आई तो इतना सारा कीचड़ मलबा उसके ऊपर आया तो सारा का सारा जो बंदरगाह है वो क्या हो गया, मृदा के नीचे दब गया। ठीक है, तो एक बात हमें यह भी याद रखनी है, परीक्षा में प्रश्न पूछ सकते हैं कि भारत के राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान ने हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा बंदरगाह खोजा है। कहां पर खोजा है, तो गुजरात के धोलावीरा के अंदर खोजा गया है वो। ठीक है, तो हमें एक बात यह भी ध्यान में रखनी है कि भारत के राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान ने गुजरात के धोलावीरा में डूबा बंदरगाह खोजा है और यह हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा बंदरगाह शहर है। और लगभग 1500 वर्ष पहले सुनामी जैसे किसी
तूफान के कारण ये क्या हो गया था, मृदा के अंदर डूब गया था या मृदा के अंदर दब गया था। और इस बंदरगाह शहर के अंदर 14 से लेकर के 18 मीटर चौड़ी दीवार मिली है, जो इस बात का प्रतीक है कि पुराने जमाने के जो लोग थे भारत के, उनको भी सुनामी जैसी समस्या से निपटने के लिए या उससे निपटना आता था अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ये तो बात हो गई अपनी सुनामी के बारे में, और यही पॉइंट आपको सुनामी के बारे में ध्यान रखते हैं। परीक्षा में सुनामी का वर्णन करना हो तो ये पॉइंट आपको लिख करके आने हैं। अब इसके बाद में अपन जो सृजनात्मक और विनाशक प्राकृतिक बल है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले वीडियो पॉज करके इस बात को आप नोट कीजिए, फिर उसके बारे में आपको पढ़ाते हैं। तो अब देखो अपन बात करते हैं सृजनात्मक और विनाशक प्राकृतिक बल या शक्तियों की। तो देखो इस धरातल पर, ये जो पृथ्वी का धरातल है, इस पर दो शक्तियां हमेशा कार्यरत रहती है। एक शक्ति तो ऐसी होती है जो इस धरातल पर कोई न कोई नई संरचना बनाने का प्रयास करती है। जैसे हमने आंतरिक विवर्तनिक शक्ति के अंदर ज्वालामुखी पढ़ा था, तो ज्वालामुखी का लावा बाहर निकलता और जब वो ठंडा होता है तो पर्वत का निर्माण हो जाता है। तो एक शक्ति तो ऐसी है जो इस धरातल पर कुछ न कुछ नया बनाने की कोशिश करेगी। लेकिन दूसरी शक्ति क्या करती है, वो जो पहले से बनी हुई संरचना है उसको नष्ट करने की कोशिश करती है। जैसे कोई पहाड़ बना हुआ पहले से, अब उसके ऊपर बारिश गिरती है तो उस पहाड़ को धीरे धीरे वो काटती है, या हवा जब प्रवाहित होती है तो वो भी उसको धीरे धीरे काटने की कोशिश करती है। तो उनका प्रयास ये होता है कि ये जो पहाड़ ऊंचा उठा हुआ है ना, ये धीरे धीरे कट कट करके समतल हो जाए। तो एक शक्ति ऐसी भी है जो धरातल पर पहले से बनी हुई जो संरचनाएं हैं उसको नष्ट करने का प्रयास करती है, उसको समतल करने का प्रयास करती है। तो इस तरीके से दो प्रकार की शक्तियां इस पृथ्वी के धरातल पर कार्य करती हैं। तो देखो पृथ्वी के धरातल पर दो प्रकार की शक्तियां हमेशा कार्य करती। पहली है सृजनात्मक प्राकृतिक बल या शक्ति, और दूसरी है विनाशक प्राकृतिक बल या शक्ति। तो सृजनात्मक का मतलब होता है बनाने वाला, यानी कि ऐसी शक्तियां जो धरातल के ऊपर कुछ न कुछ नया बनाने की कोशिश कर रही है, जैसे पहाड़ बना रही है या पर्वत बना रही है ना। और दूसरी विनाशक प्राकृतिक बल या शक्ति, विनाशक का मतलब होता है नष्ट करने वाला। तो मतलब ये शक्तियां ऐसी है जो पृथ्वी के धरातल पर पहले से कोई संरचना बनी हुई है तो उसको नष्ट करने की क्या करेगी, कोशिश करेगी। तो देखो सृजनात्मक प्राकृतिक बल या शक्ति की परिभाषा आप क्या देंगे कि पृथ्वी के धरातल पर कार्य करने वाली शक्तियों का ऐसा समूह जो धरातल पर नए रूप जैसे पर्वत आदि को बनाने में सहयोग करता है या करती है, उसे तो अपन क्या बोलते हैं, सृजनात्मक प्राकृतिक बल या शक्तियां बोलते हैं। दूसरी है विनाशक प्राकृतिक बल या शक्ति। तो पृथ्वी के धरातल पर कार्य करने वाली शक्तियों का ऐसा समूह जो धरातल पर पहले से बने रूपों जैसे पर्वत का विनाश करती है, उसे अपन क्या बोलेंगे, विनाशक प्राकृतिक बल या शक्तियां कहते हैं। तो बात समझ में आ गई, अपने दो प्रकार की शक्तियां हर समय धरातल पर कार्य करती है। ठीक है, एक तो ऐसी शक्ति है जो धरातल पर कुछ न कुछ नया बनाने की कोशिश कर रही है या सहयोग कर रही है, और दूसरी ऐसी शक्ति है जो पृथ्वी पर धरातल पर पहले से जो संरचना बनी हुई है उसको नष्ट करके या उसको समतल करने की कोशिश कर रही है। तो जो बनाने में सहयोग कर रही है वो सृजनात्मक है, क्योंकि सृजनात्मक का मतलब होता है बनाने वाला, और जो नष्ट करने की कोशिश कर रही है या उस संरचना को समतल करने की कोशिश कर रही है वो विनाशक। विनाशक का मतलब होता है नष्ट करने वाला। ठीक है, तो ये दो परिभाषाएं अपने को यहां पर ध्यान में रखनी है, एक तो सृजनात्मक और दूसरी विनाशक। सृजनात्मक प्राकृतिक बल में अपन ने कह दिया भाई जो धरातल पर नए रूप बनाने में क्या कर रहा है, सहयोग कर रहा है। और विनाशक में हमने कह दिया भाई जो धरातल पर पहले से बने हुए जो रूप है उसका विनाश करता है, वो क्या है, विनाशक प्राकृतिक बल है। तो इस तरीके से ये बातें भी आप नोट कर लीजिए, छोटी छोटी परिभाषाएं आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पर। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि शक्तियों का ऐसा समूह जो धरती पर या धरातल पर नए रूपों को बनाने में सहयोग करती है, तो अपन बता देंगे भाई वो सृजनात्मक प्राकृतिक बल या शक्ति है। या फिर आप ऐसे पूछ लें भाई शक्तियों का ऐसा समूह जो धरातल पर बनी हुई संरचना को
विनाश करने का कार्य करती है कौन सी शक्ति, तो अपन बता देंगे भाई वो कौन सी है, विनाशक प्राकृतिक बल या शक्तियां हैं। तो आप ये बात भी नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। ठीक है भाई, किया आपने नोट। तो आज अपनी आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां जो अपन पढ़ रहे थे वो पूरी हो गई है। याद कीजिए अपन ने पढ़ा था कि इस धरातल के ऊपर निरंतर ऐसी शक्तियां कार्य कर रही है जो इस धरातल के स्वरूप को लगातार बदलने की कोशिश करती है, और ऐसी शक्तियों को अपन ने विवर्तनिक शक्तियां बोला था। तो विवर्तनिक शक्तियां हमने दो प्रकार की बताई थी, एक तो आंतरिक विवर्तनिक शक्ति और दूसरी बाह्य विवर्तनिक शक्ति। तो आंतरिक विवर्तनिक शक्ति वो शक्ति थी जो धरातल के नीचे रह करके कार्य करती थी और बाहर से दिखाई नहीं देती थी। तो इस आंतरिक विवर्तनिक शक्ति के अंदर अपन ने ज्वालामुखी पढ़ लिया, भूकंप पढ़ लिया, सुनामी पढ़ लिया, और आज अपन ने साथ में ये सृजनात्मक और विनाशक जो प्राकृतिक बल है इसके बारे में भी पढ़ लिया। अब इसके बाद में अपन पढ़ेंगे बाह्य विवर्तनिक शक्तियों के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन बाह्य विवर्तनिक शक्तियां स्टार्ट करेंगे। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।